हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और इसमें हम जनवरी 2021 से शुरुआत किए हैं और हमने जनवरी 2021 के 3 वीडियोस कंप्लीट किए हैं। एक वीडियो हमने जुलाई 2021 का भी डाला है, जो आज अपलोड किए थे। ठीक है, जुलाई का हमने इसलिए कर दिए कि थोड़ा सा ताज़ा भी पढ़ते रहिए। ठीक है, इसलिए हमने जुलाई का भी अपलोड कर दिया है। तो जुलाई का इधर जुलाई और उधर पीछे से जनवरी, तो यहाँ से जुलाई से चलते रहेंगे, आगे अगस्त सितंबर तक होता रहेगा। और उधर हम जनवरी से ला रहे हैं, उसको हम जून तक कंप्लीट करेंगे। और जब तक हम जून तक कंप्लीट करेंगे तब तक इधर हम कंप्लीट कर देंगे आपका अगस्त सितंबर तक का। ठीक है, या हो सकता है अगस्त पूरा होने से पहले ही जून तक का हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न की महत्ता इस बात में है कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश हो, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाएं। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रख के ये वीडियो भी तैयार की गई है कि जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम जनवरी महीने का चौथा वीडियो, जो कि प्रश्नोत्तरी से संबंधित है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, वीडियो बनाने का फ़ायदा तब है जब आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, वीडियो बनाने का फ़ायदा तब है जब आप उस वीडियो को ध्यान से सुन के अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए और थोड़ा सहयोग करिए भाई। वीडियो मतलब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके भी सहयोग की ज़रूरत है। तो चलिए बहरहाल आज की वीडियो देखते हैं, जो कि चौथी वीडियो है। वीडियो का पहला प्रश्न है, आज की वीडियो पहला प्रश्न होगा कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो याद रखना, राजेंद्र कुमार भंडारी जी हैं। ठीक है, सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी ने राजेंद्र कुमार भंडारी को आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना है। ठीक है, आगे है कि अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 2020 में कितने प्रतिशत अनुबंधित होने की उम्मीद की थी? कितने प्रतिशत की थी भाई? तो आपको पता है 7% है। ठीक है, 7% 8% है। ओके, 8% है, याद रखना। 2021 में कितना? 11.5% कर दिए हैं। ठीक है, 2021 में 11.5% हो गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 मनाया गया है। विषय क्या रहा है इसका? हर साल मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतदान प्रक्रिया में भाग लें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो इस साल 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और इसमें इसका जो विषय रहा है, हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। ये है इसका विषय, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय रहा है। अगला प्रश्न है, IMF के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान? वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत की ना बात कर रहे, भारत तो हम बता दिए हैं 11.5। तो याद रखना भाई, कितना है? 5.5। 21 में 5.5 और 22 में 4.2, तो 5.5 है भैया इस बार 2021 में। याद रखना, भारत के बारे में हमने बता ही दिया था। अगला प्रश्न है, इसमें करीब होंगे 50
50-55 प्रश्न होंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाओं के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। अब हम संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा देखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा कितना भाई, आंकड़ा है 7.3% का, 7.3% है। लेकिन याद रखना 2022 में कितना, 5.9%। 2022 में 5.9% यूएन का आंकड़ा है और 2021 में कितना है, 7.3% का। ओके, चलिए 2020 का भी ध्यान रख लीजिए, 2020 का 9.6%, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया, किसमें पहला राज्य बन भाई, जिसके पास लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग टेक ऑफ की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम है उसका, लखनऊ से लेकर बलिया तक है वो, उस पे 2 पट्टियां, हवाई पट्टियां बनेंगी, याद रखना। तो ये उत्तर प्रदेश में है भैया, देख लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूड़ेभार सुल्तानपुर जिला में पड़ता है। यहाँ पर 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण काम हो चुका है, ठीक है, याद रखना 3300 मीटर लंबा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत को छूने का अनुमान है, कितने प्रतिशत छूने का अनुमान है। ये देखिए 98 है, ये 95 है, 94 है, 97 है, तो भैया 98% छूने का अनुमान है, ठीक है, 98%। ओके, हाँ 98% ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 भारतीय ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष की गतिविधियों के लिए कितनी राशि की प्रतिज्ञा करने की घोषणा की है। तो भैया किए हैं $1.5 लाख, $1.5 लाख देने की घोषणा की गई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष की गतिविधियों के लिए $1.5 लाख। सौमित्र चटर्जी की जीवनी है, नाम है सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री पेंटिंग। सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री पेंटिंग। अर्जुन सेन गुप्ता द्वारा सह लेखक हैं, वो कौन है। तो देखिए अर्जुन सेन गुप्ता तो उसमें है ही है, तो इनके अलावा एक और कौन है भाई, इसमें और दूसरे हैं पार्थ मुखर्जी और अर्जुन सेन गुप्ता, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। सौमित्र चटर्जी की जीवनी है और नाम है सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग, ठीक है, याद रखना। कौन थे ये भाई, सौमित्र चटर्जी कौन थे, कलाकार थे, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जयंत एन खोबरा गड़े हैं, इनको किस संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, किसमें किया गया है। एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, ये तो है, ओके, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है एशियान। सचिवालय में कहाँ, अच्छा इसका सचिवालय कहाँ है, आसियान का सचिवालय जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, गुलमर्ग में अभी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन आयोजन किया गया है गुलमर्ग में। गुलमर्ग हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी, 10वीं राष्ट्रीय है, याद रखना। किस टीम ने जीती है इस चैंपियन ट्रॉफी को, किस टीम ने जीती भाई, ये टीम जीती है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट ने, नहीं लद्दाख ने नहीं जीती है, इसको जीता है आईटीबीपी ने जीता है। और उपविजेता कौन रहा है, तो उपविजेता ये रहे हैं, ठीक है, ओके, याद रखना। चलिए
अगला सवाल है, अगला प्रश्न है कि काजा कैलाश किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो एस्टोनिया की। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? अगर प्रश्न आ जाए तो याद रखना काजा कैलाश नाम है उनका, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। और याद रखना एस्टोनिया पूरे विश्व में वर्तमान समय में एस्टोनिया पूरे विश्व का एक ऐसा देश है, एक मात्र ऐसा देश है कि जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही महिलाएं हैं, ठीक है। तो भैया याद रखना, याद ये भी रखना कैलाश जो है, काजा कैलाश जो है ये रिफॉर्म पार्टी की नेता है, ओके, रिफॉर्म पार्टी की नेता है काजा कैलाश। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निखिल श्रीवास्तव को 2 अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित 2021 का माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। किसको? निखिल श्रीवास्तव को। उन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? निखिल श्रीवास्तव किस क्षेत्र से संबंधित हैं जिन्हें 2021 का माइकल शीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया है? तो ये किस खेल से संबंधित भाई, किस क्षेत्र से हैं? तो ये भारतीय गणितज्ञ हैं, निखिल श्रीवास्तव नाम है इनका, ठीक है। क्यों मिला इनको? कैडिसन गायक समस्या और रामानुज लेखांकन पर चल रहे जो प्रश्न थे उनको इन्होंने सॉल्व किया है, इसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया, ठीक है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा घोषित 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश कर रहा भाई? भारत करेगा, ओके, याद रखना। 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में होगा 2022 में। प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद BCCC प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है भाई? प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, कौन है? गीता मित्तल हैं। कहाँ की हैं भाई? जो कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं, ठीक है। नाम है गीता, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, ठीक है। ब्रॉडकास्टर्स इंडस्ट्री बॉडी इंडिया, ठीक है, याद रखना। चलिए अच्छा, ये अभी भी याद रखना, जो गीता मित्तल हैं अब वो आई हैं, तो उनसे पहले भी कोई था, तो नाम है उनका न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, उनकी जगह अब ये ले रही हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 मनाया गया। इसकी थीम क्या रही है? यह 26 जनवरी को मनाया गया था, 26 जनवरी को मनाया गया था भाई। इसकी थीम क्या रही है? तो हमें इसकी थीम देखें तो इसकी थीम है सीमा शुल्क वसूली, नवीनीकरण और लचीलापन को बढ़ावा देता है। सीमा शुल्क वसूली, नवीनीकरण, सीमा शुल्क जो वसूली है वो नवीनीकरण और लचीलापन को बढ़ावा देता है, ठीक भैया, तो ध्यान रखना इसका। चलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिक्षक शिक्षा निदेशालय SCRT ने यूनिसेफ के सहयोग से प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षा डैशबोर्ड नामक शिक्षक शिक्षा डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया? बहुत ज़्यादा शिक्षक शिक्षा आ गया ना, तो ये ओडिशा में किया गया, ठीक है। चलिए ओडिशा में ही हुआ है, ठीक है भाई, हाँ। IT और संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल के साथ किस वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल को लॉन्च किया है? वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कौन? IT और संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। किस वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल को लॉन्च किया इन्होंने? उसका नाम क्या है? उनका नाम है तेजस, तेजस्वी नहीं, तेजस नाम है, तेजस, ठीक है, तेजस नाम है ये, तेजस, ठीक है, ओके। अच्छा याद है भी रखना
NICSI राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक ने क्या किया, अपनी स्थापना का 25 साल पूरा हुआ है, उसी का जश्न मनाया है। नाम है NICSI ने, ठीक है। तो ऐसा किया गया। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई हुई है, उसमें कुछ कहा गया कि राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा कर संग्रह में भारी गिरावट कर चालू वित्त वर्ष में उनके सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के शिखर पर पहुंच जाएगा। तो ये पहुंच जाएगा भैया 4.7% के, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है, उसमें पूछा गया भाई कि कौन सा देश 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया। यूएसए से भी कोई आगे निकल गया? तो यूएसए से आगे कौन निकल गया भाई? चीन। चीन जो है पहले नंबर पर पहुंच गया है, ठीक है। चलिए, चीन है, याद रखना, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया इसने। प्रलय 2021 के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय मरण प्रलय 2021 में के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव दिवस का विषय क्या रहा है? 27 जनवरी को भैया मनाया गया है, याद रखना। यूएन के ने याद किया है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदी मूल के कई लोग मारे गए थे। यहूदी लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आप लोगों को पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के बारे में आप पढ़े होंगे इतिहास में, ठीक है, उसी की बात चल रही है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव दिवस मनाया गया। तो इसका जो थीम रहा है वो है प्रलय स्मरण नहीं, बाद का सामना, प्रलय के बाद वसूली और पुनर्गठन। बाद का सामना, अरे बाद का सामना का मतलब आफ्टर मैथ, फेसिंग द आफ्टर मैथ, बाद का सामना, ठीक है। चलिए, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द होलोकास्ट, होलोकास्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक पौध सुपोषित बेटी के नाम, एक पौध सुपोषित बेटी के नाम योजना कहाँ शुरू हुई है? वो है गर्भवती महिला और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए। तो किस राज्य सरकार की है भाई? ये किस राज्य सरकार की है? तो ये है भैया राजस्थान सरकार की, ठीक है। क्या है? एक पौध सुपोषित बेटी के नाम, याद रखना। अच्छा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 का थीम क्या रहा है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसकी थीम क्या है? देखो अपना देश, देखो अपना देश, ओके। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनक्लैट, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की देश की दूसरी पीठ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दूसरी पीठ का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है चेन्नई में। नई दिल्ली में मुख्य बेंच है और दूसरी पीठ खोली गई कहाँ? चेन्नई में, ओके। चलिए, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस एरोस्पेस कंपनी ने 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया भाई? स्पेसएक्स ने किया होगा या रॉसकॉस्मोस ने? रॉसकॉस्मोस ने ही किया है, नहीं स्पेसएक्स ने किया है, ठीक है। 143 उपग्रहों को लॉन्च किया एक साथ। तो भैया किस कंपनी ने किया है? स्पेसएक्स ने किया है। ये देख लेते किसका किसका हुआ है। अब देखिए कहाँ से हुआ, पहली तो चीज़ यही है कि तो याद रखना भाई, फाल्कन 9 रॉकेट से हुआ है, फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हुआ है, स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से उड़ान भरा है इस फाल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसरो के रिकॉर्ड को भी इसने पीछे छोड़ दिया। इसरो का जो रिकॉर्ड रहा है वो 2017 का रहा है। एक परीक्षण में 104 उपग्रह एक साथ ले गया था, ठीक है। एक नाव पर अपनी तरह का पहला बच्चों का पुस्तकालय कहाँ लॉन्च किया गया? एक नाव पर कोई पुस्तकालय लॉन्च हुआ है
बच्चों का, वो पहला है। कहाँ पर लॉन्च हुआ? जो पुस्तक लॉन्च, संगीत, बहुत कुछ पर सत्रों की मेजबानी करेगा। तो ये कहाँ पर हुआ भाई? पश्चिम बंगाल में हुआ। तो पश्चिम बंगाल में कहाँ? कलकत्ता में हुआ है। ठीक है। हेरिटेज, याद रखना, हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसका विचार क्या है इस बोट लाइब्रेरी का? कि हुगली नदी पर मंडराते हुए कोलकाता की सुंदरता की सराहना करते हुए किताबें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने किस जिले में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार अपने किस जिले में पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी भाई? कहाँ पर करेगी? तो ये करेगी कानपुर में। पहला चमड़ा पार्क कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश का कानपुर में। ठीक है। 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई? तो कौन थे भाई? किनको दिया गया? बी संतोष बाबू हैं, कर्नल हैं, कर्नल बी संतोष बाबू। पिछले साल के वक्त गलवान घाटी संघर्ष के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। वो 60 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने देश में किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया? नाम है ऐप का कृषि शाखा। कृषि शाखा नाम से किसी कंपनी ने देश में किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए, साथ में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने में सहयोग मिले, ऐसा एक ऐप लॉन्च हुआ है। नाम है कृषि शाखा। तो ये किसने किया है? तो ये किया है भाई HDFC ने। ये किया है भारतीय एक्सल जनरल इंश्योरेंस ने, जनरल इंश्योरेंस किया। ठीक है, याद रखना। इसमें देखिए भारतीय एंटरप्राइज भी है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में से एक एक्सा के बीच संयुक्त उद्यम है। तो भारतीय एंटरप्राइज भी है और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस भी है। ठीक है, तो याद रखना भाई, दोनों का नाम कहीं भी आ जाए तो याद रखना। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन भाई? मोहम्मद जीशान, जो विदेश मामलों के सलाहकार हैं, उन्होंने नई किताब निकाली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर तलाशने में मदद करने के लिए किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप, युवाओं को स्वरोजगार तलाशने में मदद मिले इसके लिए एक सारथी ऐप लॉन्च किया गया? सारथी ऐप, उद्यम सारथी ऐप लॉन्च हुआ है, वो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। कब किया है? 71वें स्थापना दिवस पर। तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 71वां मनाया गया है, कब मनाया जाता है ये हमें आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार 2019 में वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? तो सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत जो है 7वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, कौन जारी करता है देख लेते हैं। बॉन स्थित पर्यावरण संगठन है जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। भैया यूपीएससी वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जाता भारत कौन सा रैंक है, ये वाली रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस बैंक ने जनवरी 2021 में गुजरात के GIFT सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया? किसी कंपनी ने किया है, किसी बैंक ने किया है, जो वहाँ बैंक स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक भी था। तो बैंक कौन सा है भाई? तो ये बैंक है
HSBC ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई की एक शाखा खोली है गिफ्ट सिटी में, गुजरात के। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक भी बन गया है। ठीक है, HSBC नाम है इसका, याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ताजमहल से प्रेरित अपनी नई भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू करने की घोषणा कहाँ की है? प्रौद्योगिकी है कि दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ताजमहल से प्रेरित हुई है और भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, तो कहाँ पे ये करेगी? नोएडा में, उत्तर प्रदेश में ही तो है नोएडा ना। तो बस नई IDC बेंगलुरु हैदराबाद के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा। अब याद रखना, नोएडा में तो अब बन रहा है, तो उससे पहले भी दो हैं। कौन कौन से? एक तो बेंगलुरु में है और एक है हैदराबाद में। बेंगलुरु और हैदराबाद में है, और तीसरा विकास केंद्र होगा हमारा नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से भुगतान की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन के लिए स्वचालित रूप से लाभार्थियों का चयन करने के लिए देश में अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने की? भैया कर्नाटक ने की है। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं करेंगे कि आपको एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक्सप्लेन भी प्रश्न के अनुसार ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, किसी किसी में है। अगला प्रश्न है, इफ्को संस्थान के एक सर्वेक्षण के अनुसार किस देश ने जर्मनी को दुनिया के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के मामले में पीछे छोड़ दिया है? किसने पीछे छोड़ा भाई? तो नाम है चीन। जर्मनी को दुनिया के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के मामले में पीछे छोड़ दिया चीन ने। ठीक है, चलिए ओके। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को 20 प्रमुख हस्तियों में एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नामित किया है, जो कोविड-19 दुनिया में चुनौतियों का जवाब देने के लिए सिफारिशें प्रदान करेगा? तो किस संगठन ने ऐसा कोई उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड का नियुक्त किया भाई? तो कौन सी संस्था है? ये है संयुक्त राष्ट्र ने किया है ऐसा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किया है। देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए व्यापक आलोचना के बाद किस देश के प्रधानमंत्री हैं गिउसेप कोंटे ने इस्तीफा दे दिया? गिउसेप कोंटे कहीं के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दी कि भाई देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कुछ उनके व्यापक कदम नहीं रहे होंगे, या हो सकता प्रभावी कदम न रहे हों, इसकी आलोचना हुई होगी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वो कहाँ के थे? वो थे इटली के प्रधानमंत्री। ठीक है, दिल्ली ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में सर्वोच्च राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण स्कोर हासिल किया। दिल्ली ने किया है। तो अब याद रखना, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग करता भी। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया सर्वोच्च राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में, सर्वेक्षण में स्कोर हासिल किया। तो इसका स्कोर क्या रहा? जो स्कोर इसने प्राप्त किया वह स्कोर इसका क्या था? वो स्कोर था 44.73, 44.73। ओके, चलिए। किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान किसी राज्य सरकार ने शुरू की है? तो वो राज्य सरकार कौन सी है भाई? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान चलाया है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर ही आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां संस्करण हुआ। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो जीती है मूवी इनटू द डार्कनेस, इसके निर्देशक कौन भाई? तो इसके निर्देशक हैं एंडर्स रेफन। एंडर्स रेफन जो हैं इसके निर्देशक हैं। याद रखना, ये जो इनटू द डार्कनेस है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म है। ओके, चलिए अब इसमें देख लेते हैं
कुछ पुरस्कार हैं तो उनको भी देख लें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री पुरस्कार, सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री वगैरह। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पिकॉक पुरस्कार मिला पुरुष में त्जू जुआन लियू को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए द साइलेंट फॉरेस्ट सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला महिला, ये मिला है जोफिया स्टेफिएज को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए आई नेवर क्राई सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला चेन नियन को द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड किसको मिला? कैसियो परेरा डॉस सैंटोस। कैसियो परेरा डॉस सैंटोस को मिला है वेलेंटिना, ठीक है, के लिए, वेलेंटिना को मिला, ठीक है। स्पेशल मेंशन अवार्ड किसको मिला? कृपाल कलिता को ब्रिज के लिए, कृपाल कलिता को ब्रिज के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड किसको मिला है? स्पेशल जूरी अवार्ड कामिन कालेव को फरवरी के लिए। ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड अमीन नायफेह का 200 मीटर। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को मिला है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के मामले में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज 2020 में लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना रहा? दूसरे वर्ष लगातार दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना रहा, उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE का, NSE है, ठीक है, याद रखना भारत का ही है ये। वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांडों की ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड है। रिलायंस जियो दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया। सूची में कौन सा ब्रांड सबसे ऊपर कौन सा ब्रांड है भाई? तो सबसे ऊपर कौन सा ब्रांड है सबसे मजबूत? सबसे ऊपर कौन सा है? एप्पल सबसे ऊपर है, उसके बाद अमेजन और गूगल है, ठीक है। चलिए, वैश्विक मजबूत ब्रांड में फाइनेंस जिसने ब्रांडों के सापेक्ष चीनी मोबाइल ऐप, अच्छा वी चैट है, वी चैट सबसे ऊपर है, याद रखना वी चैट सबसे ऊपर है, ठीक है। इसके बाद एप्पल, फिर अमेजन और गूगल है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 2021 में। इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है कोविड-19 शिक्षा, पहले शिक्षा नहीं, कोविड-19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनर्प्राप्त और पुनर्जीवित करना। कोविड-19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनर्प्राप्त तथा पुनर्जीवित करना, इसका विषय रहा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का, ठीक है। और कब मनाया जाता है भैया? मनाया जाता है ये 24 जनवरी को, 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की मेजबानी वस्तुतः द नियो रेनेसांस थीम के साथ की है? किस देश ने की है? तो सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की मेजबानी की है, जो कि थीम रही है द नियो रेनेसांस, ठीक है। क्या है ये? सऊदी अरब में हुआ है ये दावोस शैली के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन। वैश्विक नीति निर्माता व्यवसायी कई विषयों पर बात करेंगे। विषयों में फार्मास्यूटिकल्स, मनोरंजन, कई अन्य चीजें इसमें शामिल होंगी, ठीक है। किस देश ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की थी? किस देश ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? कौन सा देश है? वो है नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है, याद रखना। CAS ऑनलाइन नाम दिया गया इसको। चलिए, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हुई है भैया 37%। अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच की बात हम कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है, इंडिया 2030 द राइज ऑफ ए राजसिक नेशन। इंडिया 2030 द राइज ऑफ ए राजसिक नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विवेक देवराय, विक्रम सूद, रघुनाथ आनंद, मशेलकर, राम माधव, डेविस फ्रोली जैसे इन लोगों के निबंधों के एक संग्रह है। इस किताब के लेखक हैं गौतम चिकरमने, नाम भी है गौतम चिकरमने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में घरेलू कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश कितने प्रतिशत गिरकर 1.45 बिलियन डॉलर हो गया? कितना गिरा? 42% कम हुआ है भाई दिसंबर 2020 में, ध्यान रखना। ठीक है, कितना? 42% गिर गया। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी व्यवहार पुरस्कार 2020 में चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए विशेष पुरस्कार के लिए किस राज्य का चयन किया गया? तो राज्य कौन सा है भाई? वो राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी व्यवहार पुरस्कार के लिए चुना गया है, मेघालय को। ठीक है, अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 10वां, भारत का 10वां रैंक है इसमें। ठीक है, याद रखना। 7 प्रमुख तहरीकों में आपती है इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। याद रखना कौन कौन से देश हैं? ताइवान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड। व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल को अपनाने में, सही देखभाल को सही समय पर सही व्यक्ति के अनुरूप बनाने में सक्षम बनाना। ठीक है, अगला है, भारत न्याय रिपोर्ट 2020 लाई गई है। कौन सा राज्य पहले स्थान पर जो न्यायाधीश लोगों को न्याय प्रदान करने के बारे में बताते हैं? तो पहला राज्य कौन सा है भारत न्याय रिपोर्ट के मामले में 2020 में? तो यह इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। तो आगे कुछ स्थान भी हैं, उसके बाद देख लेते हैं। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। ठीक है, महाराष्ट्र पहला है, 18 बड़े मध्यम आकार राज्यों में अपना नंबर एक स्थान बनाए रखा, प्रत्येक की आबादी 1 करोड़ से अधिक है। इसके बाद तमिलनाडु है, 19 में यह तीसरे स्थान पर था, लेकिन 2020 में यह दूसरे स्थान पर। तो भैया महाराष्ट्र पहले, दूसरे पर तमिलनाडु है, ओके, और तीसरे पर तेलंगाना है। तो महाराष्ट्र पहला, 1 2 3। चलिए अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, इसका उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना है। तो ये राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर में हुआ है। हाँ, जैसलमेर में ही हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा, सरद हवा नहीं, सर्द हवा। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन और अन्य को भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जानकी रमन और अन्य 2 भारतीय हैं, नियुक्त किया गया है। तो इसमें और कौन होंगे भाई? स्वामीनाथन जानकी रमन है, अश्विनी कुमार तिवारी हैं, मंजूरी दी थी, नियुक्तियाँ 3 साल के लिए है। अश्विनी कुमार तिवारी भी हैं इसमें। ठीक है, अश्विनी कुमार तिवारी हैं। भारतीय नौसेना ने सेना और वायुसेना के साथ बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एम्फेक्स 21 आयोजित हुआ है। वो कहाँ किया गया? एम्फेक्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एम्फेक्स 21 हुआ है। भारतीय नौसेना ने किया है, सेना वायुसेना के साथ मिलकर, तीनों सेनाओं ने मिलकर किया कुल मिला के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया स्थित लोबी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक देश के 100वें पुष्ट मामले के बाद 36 सप्ताह में अपने कोविड प्रदर्शन पर 98 देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है एक लोबी इंस्टीट्यूट, इसने कुछ अध्ययन किया है, उसने बताया है कि 100वें पुष्ट मामले में उसने कहा कि 36 सप्ताह में 98 देशों में भारत की कौन सी रैंक है जिन्होंने सुधार उधार कुछ किया है। तो 98 देशों में भारत का स्थान है 86वां, मतलब 12 देश ही हैं जो कि भारत से पीछे होंगे। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, न्यूजीलैंड ने वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, साइप्रस के बाद देशों के बीच उच्चतम औसत स्कोर बनाए रखा, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका नीचे के 5 में से है, मतलब यूएसए नीचे से 5वें पर है। ठीक है,
ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है, उसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड के रूप में किस स्थान पर, मतलब आईटी सेवा ब्रांड के रूप में टीसीएस को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान माना गया है, तो उसको किस नंबर पर रखा गया है? तो किस नंबर पर रखा गया भाई? ये है तीसरे नंबर पर। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट ने जारी की है, टीसीएस जो है सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड के रूप में तीसरे स्थान पर काबिज है। ठीक है, 4 भारतीय आईटी सेवा कंपनियां हैं, एक है टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल और विप्रो। शीर्ष 10 वैश्विक टैली में स्थान हासिल की। शीर्ष 10 में कौन कौन? 4 कंपनियां हैं हमारी, टीसीएस भी है, इंफोसिस है, एचसीएल है और विप्रो भी है। ठीक है, याद रखें। फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2021 में कितने प्रतिशत अनुबंधित हानि होने की उम्मीद है? 2021 में किसके लिए, किसकी तरफ से? फिक्की के द्वारा जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसमें 8%। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बिल्किस दादी किसे 2020 के लिए कायदे मिल्लेत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कायदे मिल्लेत पुरस्कार मिला है, जो कि बिल्किस दादी हैं, एक और इनके साथ हैं, उनका नाम क्या है? बिल्किस बानो? नहीं भाई, हर्षमंदर है। हर्षमंदर और बिल्किस दादी, इन दोनों को मिला है। बिल्किस दादी कौन है? शाहीन बाग विरोध आंदोलन के चेहरे के रूप में उभरी 80 वर्षीय महिला रही हैं। ठीक है, इनको मिला है कायदे मिल्लेत पुरस्कार। सेना के अगले उप प्रमुख कौन बनेंगे? सेना के जो अगले उप प्रमुख होंगे उनका नाम क्या है? उनका नाम है चंडी प्रसाद मोहंती, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री हैं खुर्शीद उखना ने सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के बाद विरोध के बाद संसद को अपना इस्तीफा सौंप दिया? तो भैया कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये? तो ये हैं मंगोलिया के प्रधानमंत्री। ठीक है, उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है ना, याद रखना। अगला प्रश्न है कि पहली बार महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में एक पक्षी उत्सव का आयोजन हो। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में एक पक्षी उत्सव बनाया गया ताकि उत्साही लोगों को जंगल का पता लगाने और विभिन्न पक्षियों को देखने का अवसर मिल सके। यह अभयारण्य कहाँ पर? महानंदा कहाँ पर है? महानंदा नदी है, महानंदा नदी पश्चिम बंगाल। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य एक पक्षी उत्सव आयोजन किया गया था। ठीक है, तो महानंदा कहाँ है भैया? याद रखना, पश्चिम बंगाल में है। 10 lessons for a post pandemic world। 10 lessons for a post pandemic world नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं फरीद जकारिया। 10 lessons for a post pandemic world के लेखक हैं फरीद जकारिया। ओके, अगला प्रश्न है, 2020 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है भ्रष्टाचार सूचकांक, तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? भारत की रैंक क्या है? भारत की तो भैया 86वीं है। तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ही पहले स्थान पर भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशिया सहयोग वार्ता। अच्छा, एक मिनट, सबसे लास्ट में कौन है? सबसे पहले पे तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, सबसे अंतिम में सोमालिया और सूडान है। सबसे अंतिम में सोमालिया और सूडान है, और भारत है 86वें स्थान पर, याद रखना। अंतिम प्रश्न है, एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की? एशिया सहयोग वार्ता 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी की थी किसने? इसकी मेजबानी तुर्की ने की है भाई, तुर्की ने। ठीक है, याद रखना। इसका वो देख लेते हैं विषय क्या रहा है। तो विषय रहा है द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। ठीक है, तो ये 65 प्रश्न थे, इसमें बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत टाइम भी हो गया है। तो भाई प्रश्न को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद यही है कि आपको आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा और आप अच्छा खासा प्रश्न कर जाएंगे।
सही कर जाएंगे, कर तो जाएंगे, कर तो बहुत लोग जाते हैं, ठीक है, 150 का 150 मारने वाले हैं, लेकिन सही कितना होता है ये मेन मुद्दा होता है, क्योंकि सही कितना होता है वही आपके पास होने का मार्ग भी तय करता है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। ओके।